लेकिन अगर ये यूपी बिहार में फैलना शुरू हुआ तो फिर मामला कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। इस सब में सरकार क्या कर रही है, और मेरा आज फोकस ये, आज आपको सिर्फ आंकड़े सुनाना मेरा फोकस नहीं है। माई फोकस इज ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट इट शुड डू। और रियलिटी में पता है क्या हुआ है? एक तरफ तो केसेस का संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सरकार का अटेंशन घटता। कोई आपका झंडा हो, कोई आपका संगठन हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे देश को एक खड़ा होने की जरूरत है। दिस कमिंग 3 months आर क्रूशियल, दे आर क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये अब पीक, जो कर्व का पीक है, अब आना शुरू हुआ है। 20,000 केसेस पर डे पहली बार गांव में फैलना शुरू हुआ है। और ये 3 महीने गरीबों के लिए बहुत मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि जो मानसून का टाइम होता है, मानसून इज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। क्रॉस कर गया है, 5,30,000 के करीब पहुंच गए हैं, और पर डे केसेस पता है कितने हैं? 20,000 के करीब। यस्टरडे वी हैड 19,889 cases, almost 20. 5-7 दिन में जो कुछ हुआ है उसने कंफर्म किया है वो बातें जो मैं आपके सामने रख रहा था। What are those truths? Number 1, the fact is that China has occupied a significant section of the territory which we called our own, area that was on our side of line of actual control. A significant part of it, it could be 40 square kilometer, it could be 60 square kilometer, we cannot be entirely sure, but a significant part has been captured by China. Number 2, China has no intention of vacating it. Number 3, now the Indian government has woken up and is trying to do something about it. Now, these are very disconcerting facts. सच ये है कि चीन की फौज कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में इस बात से इनकार किया। आपको ध्यान होगा, उसके एकदम बाद मैंने फेसबुक लाइव किया था। प्रधानमंत्री ने क्या फेमस बात कही थी? ना तो कोई घुसा है, ना कोई घुस के बैठा है। और उसका नतीजा क्या हुआ? प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को चाइनीज में ट्रांसलेट करके चाइनीज मीडिया ने प्रचारित किया कि देखो, इंडिया तो खुद कह रहा है कि हम तो घुसे ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है। फिर शर्मनाक बात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को एडिट करना पड़ा, उसमें से वो लाइन निकालनी पड़ी जहां प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे। बताइए, आपको ध्यान है, एक बार अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया था कि प्रूफ होने चाहिए कि हमारे स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। कितना बवाल मचा था उसके ऊपर। वो एक कहीं पाकिस्तान के अखबार में खबर छप गई थी, और यहां तो खबर ने अखबार में नहीं, चाइना का ऑफिशियल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री की बात को। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आपने सोची? दूसरा, कि चीन की कोई नियत नहीं है इन जगहों को खाली करने की। बात हो रही है, अखबार में खबर आ जाती है कि बातचीत हुई, हमारे जनरल मिले, बातचीत कुछ नहीं हो रही है। चीन ने साफ कर दिया, और पिछले 4-5 दिन में अब क्लियर हो गया है, चीन ने साफ कर दिया है कि जहां है हम बैठे हैं, हम तो यही रहेंगे। हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, किस्सा बताया जाता है, वो कोई बड़े भाई और छोटे भाई का झगड़ा था। बड़े भाई के पास पंचायत वाले गए और बड़े भाई ने कहा, भाई देख, पंचायत की बात, पंचों की राय सर माथे पर, लेकिन परनाला तो यही गिरेगा। लगभग यही कुछ बात चीन हमें बता रहा है कि सुन लेंगे आपकी सारी बात, आप जहां मर्जी ले जाइए, बात कर लेंगे, चाय पी लेंगे, कॉफी पिला देंगे, लेकिन जहां हैं वहीं रहेंगे। पिछले हफ्ते में सैटेलाइट इमेजेस आ गए हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने बिल्कुल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि गलवान वैली के जिस इलाके में, जिस पर्टिकुलर पोस्ट को खाली करवाने के लिए कर्नल बाबू और हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, वहां एक नहीं, चीन ने तो अब लगभग एक छोटी सी बस्ती वहां बसा दी है और बैठा हुआ है। ये सब होने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कुछ स्टेटमेंट देती है, नहीं, चीन की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बीच में हुआ क्या? हमारे चीन में जो हमारे राजदूत हैं, उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, सही बात कही उन्होंने कहा कि चीन
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार आके दबदबा कर रहा है। हमें मंजूर नहीं है, चीन की नावाजिब हरकत है, हम इसका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही बात कही। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि हमारे अपने राजदूत का जो इंटरव्यू था वो हमारे अपने प्रधानमंत्री के बोले झूठ के खिलाफ जाता था। राजदूत सच बोल रहा था, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। पीटीआई ने खबर को फ्लैश कर दिया, मेरे जैसे लोगों ने लिख दिया कि अच्छा तो क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे? अभी सच है, कभी ना कभी तो बाहर आएगा। जितने भी आप कितने जनरल्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, जो कुछ भी पढ़ लीजिए, हर कोई जान रहा है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने पीटीआई को धमकी दी, अपने राजदूत को नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला। कायदे से बोलना तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि आपने गलत क्यों बोला। वापस ले लेते उस स्टेटमेंट को, कह देते भाई गलती से हो गया था। लेकिन गलती तो मानेंगे नहीं अपनी कोई। बड़े लोग गलती मान सकते हैं, गलती मानेंगे नहीं। राजदूत ने बोला, उसको कुछ कहा नहीं। पीटीआई को कहा कि तुमने ये इंटरव्यू कैसे ब्रॉडकास्ट किया। और आपने देखा होगा पीटीआई क्या है, एक न्यूज एजेंसी है भारत की, जिसका काम है खबरों को लेना और खबरों को तमाम अखबारों वगैरह तक देना। तो अब कल पीटीआई को धमकी दी गई है कि तुम्हें प्रसार भारती की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था करोड़ों रुपए का, जो पीटीआई उनको खबरें सप्लाई करती थी, न्यूज एजेंसी है, खबरें सप्लाई करना उसका काम है। तो पीटीआई को अब धमकी दी गई है कि तुमने ऐसा किया, तुमने हमारे अपने राजदूत के इंटरव्यू को इस तरह से ब्रॉडकास्ट किया। बहाना दूसरा लगा रहे हैं, बहाना ये बता रहे हैं कि तुमने चीन के राजदूत का इंटरव्यू क्यों किया। अरे भाई, उसमें भी क्या गलती है? अगर आपकी दुश्मनी किसी से है, उसका इंटरव्यू छापना तो काम है, न्यूज का काम होता है। तो ये बहाना बना के अब पीटीआई को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। गलती सरकार की, गलती शीर्ष से शुरू हो रही है। उसको करने की बजाय अब धमकाया जा रहा है जो डाकिया है, पोस्टमैन है, उसको गोली मारने की कोशिश कर रही है कि तू चिट्ठी क्यों लेके आया। जो चिट्ठी आई उसके लिए कोई दोष नहीं है, चिट्ठी लिखने वाले का दोष नहीं है, जो घटना हुई उसका दोष नहीं है, जो डाकिया चिट्ठी लेके आ रहा है उसका दोष है। ये हो रहा है और चीन फ्रंट के ऊपर सिचुएशन बेहतर नहीं है। इनफैक्ट इसका खतरा है कि ये मौसम खत्म होते होते, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही वहां पे कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, और खतरा ये है कि ये मौसम खत्म होते होते चीन हो सकता है कुछ और भी करे। और आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि इसकी एविडेंस पिछले साल सितंबर में मिलनी शुरू हो गई थी। चीन कुछ करने वाला है। पहली झड़प जो है सितंबर के महीने में हो चुकी थी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का डिवीजन किया गया था। सितंबर के महीने में चीन की तरफ से एक्टिविटी शुरू हो गई थी, उसको हमने देखा नहीं। अब हम जाके देख रहे हैं, ये रियलिटी है। तो पहली बात तो चीन के फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक क्या कुछ हो रहा है। डोमेस्टिक गिरफ्तारियां जारी हैं, और गिरफ्तारियां किनकी हो रही हैं? उन लोगों की जिनका दंगे में कोई हाथ नहीं था, लेकिन जो दंगे में कोई मदद का काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, या कि सीएए प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे। पिछले कुछ दिनों में कईयों का नाम आया, नाम मेरा भी आया, उसके बारे में भी 2 मिनट बता दूंगा। दिल्ली पुलिस दंगों के बारे में चार्जशीट दाखिल कर रही है। चार्जशीट का मतलब दिल्ली पुलिस अपनी तहकीकात करके, पूरी इंक्वायरी करके बता रही है कि हुआ क्या था, और उसके बेसिस पे कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, लोगों को जमानत की अर्जियां जा रही हैं। और जमानत की अर्जी में दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? ज्यादातर लोगों की बेल ये कह के अपोज कर रही है, ये नहीं कह रही कि इन्होंने कुछ गलत काम किया। दिल्ली पुलिस ये नहीं कह रही कि हमारे पास ये एविडेंस है, देखिए इसलिए इस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अगर इनको जमानत दी गई तो समाज में मैसेज गलत जाएगा। हाई कोर्ट कह रहा है भाई हम मैसेज देने के लिए नहीं है, हम क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए, आप बताइए किस किस को करना है। एक अच्छी बात हुई है कि सफूरा जरगर जिन्हें अरेस्ट किया गया था, जो प्रेग्नेंट थी, स्टूडेंट थी जामिया की, उनको रिलीज कर दिया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। इस बीच चार्जशीट में किन किन का नाम है? वो सरदार जी बिद्रा साहब, जो कि लोगों को लंगर खिला रहे थे वहां शाहीन बाग में, उनका नाम उन लोगों में जो हिंसा भड़का रहे थे उसके अंदर दिया गया है। वो अस्पताल के डॉक्टर साहब जिन्होंने दंगों के दौरान लोगों की मदद की, वहां स्थानीय जो अस्पताल था
उन डॉक्टर साहब का नाम है और इस लिस्ट में अब मेरा नाम भी है। आपने पढ़ा होगा 5-7 दिन से आ रही, मैं जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन कई साथियों ने फिर कहा कि आप बताइए तो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी फिलहाल कुछ खास नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है। जो इंस्पेक्टर रतन लाल जिनकी डेथ हुई थी, याद है उनके डेथ के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि कैसे ये हम सब लोगों के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि वो व्यक्ति जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा था, अगर ऐसे किसी व्यक्ति की मौत होती है तो हम सबको शर्मसार होना चाहिए। अब उसकी डेथ के बारे में एक चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट में कईयों का नाम है, कुछ आरोपियों की लिस्ट है, आरोपियों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैंने कोई लंबा चौड़ा जिक्र इसका किया नहीं। लेकिन चार्जशीट में 2-3 जगह मेरा नाम डाला गया, क्या कहते हुए कि ऐसे लोग आते थे, लोगों को भड़काते थे। भाई चार्जशीट है, अगर भड़काते थे तो 2 सेंटेंस दे दो ना कि ये कहते थे, कह दो हमने स्पीच रिकॉर्ड की। अगर आपको नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मेरे फेसबुक पे देख लो, मेरे फेसबुक पे तो हर स्पीच रिकॉर्डेड है। फॉर्चुनेटली उन दिनों जो कुछ मैं कर रहा था हर चीज का रिकॉर्ड है, हर एक की वीडियो रिकॉर्डिंग है, ट्वीट है, फेसबुक है, मैं बोल रहा था। आप उसकी 2 पंक्ति लिख के बता दो ना कि ये किया फला दिन फला जगह, ये भड़काने का स्टेटमेंट दिया, ये रही उसकी क्लिपिंग। ऐसा कुछ नहीं है, भड़का रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे। जब पूछते हैं तो लोग कहते नहीं नहीं आप चिंता मत करो, अभी आपका नाम आरोपियों में नहीं है। लेकिन ये खेल क्या है? खेल ये है कि दिल्ली दंगों के बहाने पूरा का पूरा जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, उसको हिंसा के लिए जिम्मेवार करा जाए। संविधान को तोड़ने का काम सरकार करे, लेकिन जो उसका विरोध करे दोष उनका है। पहली बार नहीं, बहुत बार हो रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आपने देखा होगा इमरजेंसी वाले बात के अंदर हमने बात की थी, एक अहिंसक सत्याग्रह, इन सब सवालों पर हमें देर समय करना होगा, उसके लिए तैयारी हो रही है। इस बीच तमिलनाडु से खबर आई है, वो आपने सुना होगा, जो 2 परिवार में पिता और पुत्र के बारे में तूतकुड़ी से जो खबर है, कितना जघन्य अपराध है। उसके बारे में पहली बार देश में थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बन रही है। ये बहुत अच्छी चीज है कि उसके बारे में कॉन्शियसनेस बन रही। नहीं तो ब्लैक लाइव्स मैटर तो हम करते रहते हैं, पर हमारे देश में खुद पुलिस क्या करती है, कितना टॉर्चर करती है, किस तरह से कस्टोडियल डेथ्स होते हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। So I've mentioned 2 additional things other than China. One is about Thoothukudi in Tamil Nadu, where this incident of torture and custodial death that must be condemned, guilty must be brought to book, and this should become our Black Lives Matter moment. This should become our George Floyd moment. This is what we should be protesting. It's very easy to protest about George Floyd in the US. When something happens in our backyard, that is when we should be protesting. And this incident in Tamil Nadu should hold a mirror to what is happening in the rest of the country, all over the country. This has been happening. During Delhi riots, there were clear, open videos of policemen beating people who then died, forcing them to sing national anthem when they are lying on the street, being beaten, tortured. No action against them. That is what we should be talking about. I also mentioned the Delhi police investigation into the so-called conspiracy. The investigation itself looks like a conspiracy. All right, that's the larger picture. Let me now come back and focus on what I wanted to talk about today, मिशन जय हिंद। अब बातचीत मिशन जय हिंद पे, और बातचीत की बिल्कुल शुरुआत में ही मैं आपको 2 नंबर आपके सामने रखूं कि अगर आप इस मिशन जय हिंद से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े। एक मिस्ड कॉल नंबर है, आप देख पा रहे हैं, और एक व्हाट्सएप नंबर है। सो the easiest thing is to call WhatsApp, the missed call number. Just give a missed call, you would get a message, and then you would get another number where you can send WhatsApp message. Otherwise someone will call you, and then there is a direct WhatsApp number where you can send your name, your state, your district, and just send a WhatsApp. The colleagues will follow. 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि ये जो आपके सामने मिस्ड कॉल नंबर आ रहा है, इस पे एक मिस्ड कॉल दे दीजिए, आपको एक SMS आएगा, फिर आप एक नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जब भेजें
तो अपना नाम, शहर का नाम, जिले का नाम भी जरूर लिख के भेजिएगा। अदरवाइज आप सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको मिस्ड कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए अपना नाम, अपना जिला, अपना पता कुछ बताते हुए, और उसके बाद में वो आपको जोड़ेंगे। आई विल कम बैक टू दिस अगेन। ये मिशन जय हिंद क्या है और क्यों है? फॉर क्वाइट सम टाइम वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाउ बैड द सिचुएशन इज बिकमिंग, एंड वी हैव बीन आस्किंग व्हाट इज टू बी डन, हम क्या करें? उसका जवाब है मिशन जय हिंद। सिचुएशन क्या है? आज का मैं आपको डेटा बताता हूं द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से। टुडे द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री आर 5,29,370। टुडे मतलब कल रात मिडनाइट तक केसेस का संख्या ये थी। 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, 5,30,000 के करीब पहुंच गए हैं, और पर डे केसेस पता है कितने हैं? 20,000 के करीब। Yesterday we had 19,889 cases, almost 20,000. So per day 20,000 cases अब हो रहे हैं। Deaths हिंदू के हिसाब से कल तक 16,075, 16,075 मौत हो चुकी है, और कल 385 मौत। जो मैं बार बार कह रहा हूं, मौत की संख्या अभी भी हमारे यहाँ कम है, लेकिन केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब हम नंबर 4 पे तो हैं ही। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 इंडिया। लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, रशिया को हम कुछ ही वीक्स के अंदर पार कर जाएंगे, और फिर दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जगहों में से एक भारत बन जाएगा, यूएस, ब्राजील, इंडिया। और ये भी पॉसिबल है, अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि ब्राजील और यूएस दोनों में सिचुएशन खराब होता जा रहा है, मगर ये संभव है कि हम नंबर 1 भी बन सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज फियर्ड that we may become number 1 in the number of cases of corona throughout the world. अब आपको याद है प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमने कोरोना को इतना अच्छा हैंडल किया है कि पूरी दुनिया से हमें बधाई आ रही है, देश विदेश के लोग पूछ रहे हैं भाई भारत ने कैसा कर दिया है। मैं तब बार बार कहता था प्रधानमंत्री जी अभी से पीठ थपथपाना शुरू मत कीजिए, लंबी लड़ाई है, लंबी चढ़ाई है, थोड़ा ऊपर पहुंच जाए तब बात करना। और अब देखिए क्या स्थिति है, और अब प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे। इन नंबर्स में से सबसे ज्यादा कहां आ रहे हैं? 3 स्टेट्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। अब दिल्ली संख्या में बहुत छोटा है, दिल्ली इज मच स्मॉलर देन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लेकिन दिल्ली के नंबर्स बहुत ज्यादा है। दिल्ली खुद अब 80,000 के करीब पे पहुंच गया है। इन तीनों स्टेट्स के अंदर बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते में जो खबर आ रही है वो कुछ दूसरे स्टेट्स में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी तो था ही, लेकिन पिछले 1 वीक में जो 2 स्टेट्स इसमें शामिल हुए वो हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहां स्थिति बहुत बिगड़ रही है, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। और जो मेरा डर है वो ये है कि अभी किसी और बड़े स्टेट में नहीं फैला है, लेकिन तेलंगाना, आंध्रा मिला के बहुत बड़ा स्टेट बनते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर यहां फैलना शुरू होता है, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि यहां नहीं फैलेगा। आप यूएस का एग्जांपल देखिए, यूएस में क्या हुआ? पहले केसेस बहुत बढ़े, उसके बाद न्यूयॉर्क में कम होने शुरू हुए, ओवरऑल यूएस के केसेस आने कम होने शुरू हो गए। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया सब कुछ चंगासी, अब ठीक हो गया, बस अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले 1 हफ्ते में दोबारा वहां केसेस बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहां जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां पे अब फैलना शुरू हुआ है, और वो बहुत पॉपुलर स्टेट्स हैं, वहां पे फैलना शुरू हो गया है। यही खतरा भारत में है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में हो सकता है थोड़ी देर बाद केसेस डाउन आने शुरू हो जाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश, बिहार में फैलना शुरू होगा, क्योंकि वहां सिचुएशन इतनी खराब है हमारी पब्लिक हेल्थ की, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी घोषणा करते रहे। कल प्राइम मिनिस्टर ने आके कुछ परसों टेलीविजन पे कर दिया घोषणा कि इतनी शानदार उत्तर प्रदेश के अंदर हैंडलिंग की है योगी सरकार ने। तो फिर मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा कि अभी इतना जल्दी से सर्टिफिकेट मत दीजिए, जब इम्तिहान होगा तब हम देखेंगे, तब पता लगेगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने एक झूठ भी चला दिया
कि नेहरू के ज़माने के अंदर वहाँ काशी के अंदर, ये अपने प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ के मेले में हजारों लाखों लोग मर गए, सैकड़ों हजारों लोग मरे थे, और उसके बारे में सरकार ने सारी बातों को छुपा दिया था। हमने रिकॉर्ड को चेक किया, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे मरे थे 400 लोग मरे थे, 2000 लोग घायल हुए थे। सन 1954 का वाकया है शायद। उसके बारे में बाकायदा संसद में चर्चा हुई थी, उसके बारे में एक जुडिशियल कमेटी बैठी थी। तो ये कहना कि इन सब चीज़ों को दबा दिया, मतलब इस तरह के झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को। 1954 की बात पुरानी भले ही हो गई हो, लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड हैं। खैर, मैं इस मामले में फंसूंगा नहीं अभी। सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का भी इम्तिहान होना बाकी है। जब मामले वहां फैलेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में फैले थे, उस वक्त सरकार क्या करती है, तब उसका ठीक से इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान होना बाकी है, तो उसके बारे में अभी भी मेरे मन में कम से कम काफी डर है। सवाल यह है कि ये मामले कैसे, कितनी तेजी से बढ़ेंगे। केरला में कोच्चि में एक रिसर्चर हैं रिजो एम जॉन, उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो टू माई माइंड द रियल फाइट इज स्टिल अहेड। We could end up becoming number one in the world. While the Prime Minister had said that we were one of the best examples in the world, we could become one of the worst examples in the world. What could the figures look like? This researcher, economist and public health researcher Rijo M. John, has done some projections which looked quite credible to me, so I'm presenting that to you. उनके हिसाब से 1 जुलाई तक 6 लाख केसेस होने का उन्होंने प्रोजेक्शन किया था, अब से 20 दिन पहले। वो लगभग सही है। वो कहते हैं कि 22 जुलाई के करीब 10 लाख केसेस हो जाएंगे। वी वुड हिट 1 मिलियन बाय 22 जुलाई। 31 अगस्त के करीब जाके हम 20 लाख पे पहुंचेंगे, 2 मिलियन 31 अगस्त, 31 अगस्त के करीब। और कोई 5 अक्टूबर के करीब हम जाके 3 मिलियन 30 लाख पे पहुंचेंगे। और अगर ये सब रहता है, ये उनका अनुमान नहीं है, पर मेरा उसका एक्सटेंशन है कि अगर वैसा रहता है तो कहीं दिवाली के नजदीक जाके हम 4 मिलियन या उसके करीब पहुंच सकते हैं। ये जो उनके अनुमान हैं, जो मैंने पहले आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, बिल्कुल रफ मैथमेटिक्स कागज पे करके, उससे कम है। मैंने तो अनुमान लगाया था कि दिवाली के समय तक हम 1 करोड़ पार कर सकते हैं, मगर इनका रिजो एम जॉन का अनुमान है कि नहीं, दिवाली के करीब वी कुड बी मच लेस देन दैट, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ डेज, डबलिंग की जो डेज हैं वो कम हो रहे हैं। इस वक्त डबलिंग में 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि उसके बाद उससे भी कम हो जाएंगे। उनकी बात सच निकले, हम सब मानते हैं। लेकिन अगर ये यूपी बिहार में फैलना शुरू हुआ तो फिर मामला कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। इस सब में सरकार क्या कर रही है, और मेरा आज फोकस ये, आज आपको सिर्फ आंकड़े सुनाना मेरा फोकस नहीं है। माई फोकस इज ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग and what it should do. और रियलिटी में पता है क्या हुआ? एक तरफ तो केसेस का संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सरकार का अटेंशन घटता जा रहा है। There was a report in the print 2 days ago which pointed out that actually government is now paying, central government is paying less and less attention. केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अब हमारे देश का पूरा फोकस होना चाहिए, जब एक एक दिन में 20-20 हजार केसेस हो रहे हैं, जब पूरे देश में 20 हजार केसेस नहीं थे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बार बार मिला करता था कि क्या करना चाहिए। अब जबकि एक दिन में 20,000 केसेस हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलता नहीं। कल मिला है, बहुत हफ्तों के बाद। पहले प्रधानमंत्री आके देश को बताते थे क्या होना चाहिए, अब से प्रधानमंत्री ने आना बंद कर दिया। याद है आपको लास्ट प्रधानमंत्री का कब था देश के नाम संदेश? जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। उसके बाद से जब से वो पंक्चर हुआ है और जब से पता लगा कि ना तो रिलीफ आया और ना बीमारी कंट्रोल हुई, प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते। आप ही बताइए क्या तरीका है? This is the moment when the Prime Minister should come and address the nation every week. Tell us what the situation is. Tell us what is not working out. Tell us what can be done. This is his responsibility today. आज प्रधानमंत्री नहीं। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी। रोज शाम को आपको आंकड़े बताए जाते थे, एग्जैक्ट फिगर्स बताए जाते थे। बड़ा कोई ऑफिसर नहीं, एक जॉइंट सेक्रेटरी कर देता था।
फिर कहा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में सवाल सिर्फ एएनआई के लोग पूछेंगे और पीटीआई के लोग पूछेंगे और कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फिर वो प्रेस ब्रीफिंग भी होने इनफ्रीक्वेंट हो गए। अब काफी टाइम से प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से रोज लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इन अदर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स कम ऑन टेलीविजन एवरी डे टू इन्फॉर्म द पब्लिक व्हाट इज हैपनिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी आया करते थे मिनिस्ट्री के, वो भी आजकल नहीं आ रहे हैं। एक आईसीएमआर ने सर्वे करवाया था, आपको याद है, उसके ऊपर मैंने एक बार किया था सीरोलॉजिकल सर्वे, जिससे उन्होंने बताया था कि पूरे देश में अभी 1% से कम लोग इन्फेक्टेड है। फिर मैंने उस आंकड़े को ट्रांसलेट कर दिया, इसका मतलब आप कह रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है। उसके बाद से चुप्पी। उस सर्वे का सेकंड फेज करवाया था उन्होंने, सेकंड पार्ट था बड़े शहरों में क्या इन्फेक्शन का रेट है, और सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि हम अभी फर्स्ट पार्ट रिलीज कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के आंकड़े आ गए हैं पर उसको कंप्यूट करना बाकी है, ये हम रिलीज करने वाले हैं, बताते हुए कि जिन शहरों में तेजी से फैला है उन शहरों में इन्फेक्शन रेट क्या है। कहां गया वो आंकड़ा? आज तक नहीं आया, आंकड़ा गुम, बता ही नहीं रहे। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये कर रही हैं। दिल्ली, गुजरात, these are some of the worst offenders. Tamil Nadu, they simply do not release adequate data. दिल्ली गवर्नमेंट, अहमदाबाद, ये डेथ के नंबर को छुपा रहे हैं। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एडमिट किया, एक इंटरव्यू आया, उन्होंने वेब पे बोला था, वेब पॉडकास्ट किया था। अब उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हमारे पास एडिक्वेट बेड्स नहीं थे, इसकी वजह से कुछ डेथ हो गई। ये वो सरकार है जो अप्रैल के महीने में क्लेम कर रही थी कि हमने 30,000 लोगों के लिए बेड्स तैयार कर लिए हैं, और जो 10,000 बेड की जब डिमांड हुई तब फेल कर गई। वो कह रहे हैं कि टेस्ट एडिक्वेट नहीं थे। आपको याद है मैं इसके बारे में कह रहा था कि केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्ट की संख्या घट रही है दिल्ली के अंदर। पहले मई के आखिर तक दिल्ली में कोई 7,000 टेस्ट थे, उसके बाद टेस्ट कम होकर 3,500 आ गए, जबकि केसेस दिल्ली में बढ़ रहे थे। अब दिल्ली में 18-20,000 टेस्ट होने शुरू हुए, और टेस्ट जैसे ही हुए नंबर बढ़ गया। पहले दिल्ली सरकार दिखाती थी कि हर दिन 1,000 केसेस है, जैसे ही टेस्ट बढ़ाने शुरू किए अब हर रोज 3,000, 4,000, 3,500 का फिगर आ रहा है। विच इज टू से Delhi always had these many cases for the last more than 1 month, but they were being suppressed because tests were not being conducted. So, situation is getting worse. Governments are not trying to tackle the situation. They are not trying to tackle the disease. They are trying to tackle information. They are trying to tackle news. They are interested in image, publicity, not in the real control of disease. कुछ स्टेट्स का थोड़ा सा बेटर हैंडलिंग है। Kerala has been a sterling performer. Kerala has been a star, and not surprising, लेकिन because Kerala has done lots of things which are way better than the rest of the country. Kerala has been a star. Better performers are also Odisha. I would say Bangalore has performed better than most other metros. Karnataka in general is slightly better performer. And in my assessment, Assam government is trying very hard, although the situation is very complicated now, but they are trying very hard. Punjab has tried very hard. मगर बाकी सब जगह को बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही। So the governments have basically said we can't do anything. परसों सरकार की रिपोर्ट है, जब द प्रिंट के अंदर हुआ तो गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, नाउ वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि अब आप हैंडल कीजिए, हो गया, हमने जो करना था कर लिया। सो सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं कहता हूं कि ये तो देखिए क्या हो रहा है, देश में कोरोना है, हर कोई हाथ धो रहा है, गरीब लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, मरीज लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, सरकारें अपनी जिम्मेवारियों से हाथ धो रही हैं। हमारा कोई मतलब नहीं, बस आप हैंडल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट हॉस्पिटल हैंडल करें, सेवा करनी है तो एनजीओ करें, हमारा कोई काम नहीं है।
लोगों की आर्थिक जो दिक्कत थी उसके बारे में क्या हुआ? घोषणा हो गई। आज तक सरकार ने इसे ट्रैक नहीं किया है कि वो दाल जो कि लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉमिस की गई थी वो कितने लोगों तक पहुंची है। वो जो 10 किलो अन्न माइग्रेंट लेबर के लिए अनाउंस किया था उसका क्या 10% भी पहुंचा? मैंने पहले दिन कहा था पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पहुंचाने का। आज भी नहीं पहुंचा, कोई ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं है उसकी। लोगों को रोजगार दिलाने के दावे होते हैं। आज ही आप अखबार में रिपोर्ट देख लीजिए, क्या है, लोगों को एक एसएमएस आ गया है कि हाँ आपका नाम दर्ज हो गया है बिहार के अंदर। अरे भाई, एसएमएस आने से नौकरी मिल जाएगी क्या? कुछ नहीं मिला है, लोग हर थक के वापस जा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? इसलिए हमने शुरू किया है मिशन जय हिंद। आपको याद होगा पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम ऐसे में हम सब खाली बैठे रहें, देखते रहें, आलोचना करें, ये काफी नहीं, हमें विकल्प देने हैं। आपको ध्यान होगा कि इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर हमने एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया था। वी कैन नॉट जस्ट बी सिटिंग आइडल, वी हैव टू प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव। व्हेन वी हैड प्रपोज्ड ए 7-point alternative that was called Mission Jai Hind. These were some of the best economists, leading intellectuals and activists. Everyone came together and proposed 7 points. वो 7 पॉइंट क्या थे? उसको हमने रिवाइज किया आपकी लाइफ में, क्योंकि उस समय हमने सबसे बड़ी मांग उठाई थी कि मजदूरों को वापस भेजा जाए। अब तो उसकी जरूरत नहीं बची है। वो 7 पॉइंट क्या हमने देश के सामने रखे थे? पहली बात थी कि हर व्यक्ति को कोरोना बीमारी का फ्री और फुल ट्रीटमेंट मिले, टेस्ट किए जाए, पूरे देश में सर्वे कीजिए, गांव गांव में सर्वे कीजिए, देखिए किसको बीमारी है, पूरा उसका इलाज मिलना चाहिए। नंबर 2, लोगों को 6 महीने के लिए पूरा राशन मिलना चाहिए, यानी कि दिवाली के करीब तक उनको पूरा राशन फ्री मिलना चाहिए। नंबर 3, लोगों को मनरेगा में 200 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। शहरी इलाकों में भी 100 दिन की दिहाड़ी का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। नंबर 4, हमने कहा है कुछ कैश देना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए प्रति परिवार आप कैश एक बार दे दीजिए, ताकि लोग एक बार अपना सर उठा के काम शुरू कर सकें। नंबर 5, लोगों को कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए जिनको इनकम लॉस हुआ है, जिनका नौकरी छंटनी हो गई है, और किसानों को फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। नंबर 6, ब्याज से मुक्ति मिलनी चाहिए। और नंबर 7, इस सारे संकट में ये सारी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं हो, सरकार कहीं से भी जुटा के इसके लिए पैसा लाए। जरूरत हो तो बहुत जो अमीर लोग हैं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद जिनके पास है, इनके ऊपर आप वेल्थ टैक्स लगाइए, दूसरे तरह के टैक्स लगाइए, बड़ी कंपनियों पे टैक्स लगाइए। सो वी हैड प्रपोज्ड ए 7-point solution, 7-point answer. The government hasn't done that. We didn't expect it to do so. What do we do? Sit quiet? No. ये तो नहीं कर सकते। So what we are now planning to do on behalf of Swaraj India, but everyone is welcome to join that. कोई आपका झंडा हो, कोई आपका संगठन हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे देश को एक खड़ा होने की जरूरत है। These coming 3 months are crucial, they are critical. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये अब पीक, जो कर्व का पीक है, अब आना शुरू हुआ है। 20,000 केसेस पर डे पहली बार गांव में फैलना शुरू हुआ है। और ये 3 महीने गरीबों के लिए बहुत मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि जो मानसून का टाइम होता है, मानसून इज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द इंडियन पुअर, एंड मानसून देयर सिचुएशन गोज वर्स, दे हैव फूड क्राइसिस, फूड डिफिकल्टीज। सो इसके अंदर हम जुड़ेंगे। इस समय उनको कुछ मदद करने के लिए जरूरत है। So our proposal is that for the next 100 days, we should all devote ourselves to national service. 100 दिन देश हित। हम शुरू कर रहे हैं 4th of July से, और इसे कंक्लूड करेंगे 11th of October. From 4th July to 11th October, we are requesting all of you to give 100 days for national service. You can do it full time. You can do it part-time. Full-time would mean giving at least 8 hours a day, 6 days a week. Part-time would mean at least 3-4 hours a day, or at least 2 days a week. इस मिशन में, मिशन जय हिंद में, आप योगी बन सकते हैं या सहयोगी बन सकते हैं। योगी बनने का मतलब है बिल्कुल पूरा टाइम काम करना, हफ्ते में कम से कम 6 दिन, दिन में 6-8 घंटा, 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। और
सहयोगी का मतलब होगा पार्ट टाइम, मतलब दिन में 3-4 घंटा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम इसके लिए देंगे। क्या करेंगे? करेंगे ये कि हम या तो ग्राउंड पे या फिर वर्चुअली, क्योंकि हर जगह अलग अलग सिचुएशन है, हम गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जाएंगे और वहां की सिचुएशन का बारे में समझेंगे और उन्हें समझाएंगे। विल गो आइदर फिजिकली और वर्चुअली टू विलेजेस एंड टू बस्तीज ऑल ओवर द कंट्री। जो हमारे नज़दीक है, जो इलाका है, जो फेमिलियर है, जिसकी लैंग्वेज हम जानते हैं, वहां जाएंगे। क्या करेंगे? नंबर 1, हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसके बारे में, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके बारे में, सरकार की राशन के बारे में, क्या इकोनॉमिक हेल्प की स्कीम्स है उसके बारे में। सो पहला काम, वी विल गिव इंफॉर्मेशन। लोगों को सूचना देंगे कि क्या क्या उनको बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। आपको लगता है कि अभी भी बीमारी है, कुछ है, ये सबको पता है, लेकिन करना क्या है किसी को पता नहीं है। गरीब लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण साबुन से हाथ धो लीजिए और कोई आवश्यकता नहीं है। महंगे महंगे मास्क लगाए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ साधारण साड़ी से, पल्लू से, गमछे से एक मास्क बन सकता है। साधारण चीज़ें लोगों को समझाना कि क्या करना चाहिए, इलाके में क्या अस्पताल है, टेस्ट करवाना है तो कहाँ करवाएं, बीमार है तो बीमारी के क्या लक्षण हैं, कहाँ लेके जाना है, इसकी सूचना देना। और सरकार की जो स्कीम है रोजगार के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, राशन के बारे में, उसकी सूचना देना पहला काम। नंबर 2, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। लोगों की छोटी छोटी शिकायत होती है कि राशन की दुकान 1 महीने से खुली नहीं, जी क्या करें? सिर्फ आपको राशन अधिकारी को एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी है, पहले से टेम्पलेट बना देंगे, आप फटाक से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उनको भी नंबर दे दीजिए कि आपको शिकायत करनी है, आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। शिकायत ये हो सकती है मनरेगा का काम ही शुरू नहीं हुआ गांव के अंदर, मनरेगा अधिकारी को लिखना है, वहाँ पे आपको सेंट्रल कंप्लेंट ग्रीवांस सिस्टम के अंदर एक ग्रीवांस डालनी है, आप वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टेस्टिंग करने के लिए लिखा है, टेस्ट हो नहीं रहा है, इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ग्रीवांसेस जो लोगों की है उसको आप सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, यू कैन एक्चुअली डू ए सर्वे। गांव की रियलिटी क्या है ऑन हेल्थ फ्रंट, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्म आपके पास होंगे, आप जाइए लोगों के पास और चेक कीजिए राशन की दुकान की क्या स्थिति है, मनरेगा की गांव में क्या स्थिति है, कुल मिला के क्या स्थिति चल रही है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप एक सर्वे कर सकते हैं। ये सर्वे हम करेंगे। चौथा, हम लोगों से पूछेंगे गांव की क्या जरूरत है, उनके पास सुझाव है। लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं। उनके सुझाव सुनेंगे, उन सुझाव को इकट्ठा करेंगे, उन सुझाव को आगे लेके आएंगे। और number 4th was we'll gather their suggestions, and number 5th is we would join them with Mission Jai Hind. गांव में ही लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, 2, 5, 10, 15 एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे, बताएंगे कि आप बताइए, हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि पूरे देश के अंदर एक बड़ी वॉलंटियर फोर्स बने। ये सब काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जहां फिजिकली जा सकते हैं फिजिकली जाएंगे, फिजिकली नहीं जा सकते कोई बात नहीं, वहां फोन से कांटेक्ट करेंगे, फोन से इंफॉर्मेशन लेंगे और इस सारी इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करेंगे, पूल में लेके आएंगे, देश के सामने रखेंगे, ताकि इस पूरे क्राइसिस में सरकारों ने हाथ खड़े कर दिया, हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे। हम जमीन पे खड़े होंगे, हम सरकार की मदद करेंगे, हम समाज की मदद करेंगे, हम देश की मदद करेंगे इस क्राइसिस से बाहर आने में। आप इससे जुड़ेंगे, दूसरे लोगों को जोड़ेंगे। आपने अब तक ये बात सुनी है, इसका मतलब है आप तो जुड़ना चाहते हैं। आपको फिर मैं याद दिला दूं, मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप के लिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इंतजार मत कीजिए, बाद में तक का इंतजार मत कीजिए, अभी भी इस नंबर को नोट कर लीजिए और आप सीधे कॉल कर सकते हैं 844889311।
ये हमारा मिस्ड कॉल नंबर है। आप जैसे ही मिस्ड कॉल करेंगे एकदम आपको एक SMS आएगा विच इज अ कंफर्मेशन। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।